हेलो दोस्तों, पोर्टुगल, जर्मनी, एल सल्वाडोर और बेलारूस ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स या तो है ही नहीं या अगर है भी तो बहुत कम है। पर अगर हम बात करें इंडिया की तो 1 फरवरी 2022 ये वो तारीख थी जिस दिन क्रिप्टोज की ट्रेडिंग, सेलिंग और उसे प्रॉफिट कमाने पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही 1% TDS टैक्स भी लगाया जाएगा अगर क्रिप्टोज एसेट की सेल ₹50,000 से ज्यादा हो और कई केसेस में ये 10,000 से ज्यादा भी हो सकती है। इंडिया जैसी और भी कंट्रीज है जो क्रिप्टोज पर हाई टैक्सेशन लगाती हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम में जो हायर या एडिशनल रेट टैक्स पेयर है उन्हें 20% और जो बेसिक रेट टैक्स पेयर है उन्हें 10% टैक्स देना पड़ता है क्रिप्टो पर। यूनाइटेड स्टेट के लिए ये टैक्स 0% से 37% तक है और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप क्रिप्टोज करेंसी को 12 महीने के टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो उस पे कोई चार्ज नहीं है, पर उससे अगर आप किसी भी तरह का प्रॉफिट कमाते हो तो आपको 50% पे करना होगा। पर ये सभी कंट्रीज क्रिप्टोज पर इतना टैक्स क्यों लगाती है या फिर गवर्नमेंट को इससे इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और साथ ही क्रिप्टो क्या ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम को बदल सकता है, इसको जानने से पहले ये जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से काम करती है और क्रिप्टो करेंसीज में भी बिटकॉइन। असल में क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है जो दिखती नहीं है पर देखना हर कोई चाहता है, जो मिलती नहीं है लेकिन पाना हर कोई चाहता है, वो करेंसी जिसके बारे में सुना सबने है लेकिन समझा कोई नहीं, वो करेंसी जो पल में करोड़पति बना देती है लेकिन जो करोड़पति बना उसके बारे में कोई नहीं जानता। It's exactly a week since one of the biggest, supposedly most stable cryptocurrencies took a massive tumble. Cryptocurrency. 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 बिटकॉइन की वर्किंग से पहले हम ऑनलाइन फाइनेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है ये जानते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन मेनली 4 स्टेप्स में पूरा होता है। स्टेप 1 इनिशिएशन। इस स्टेप में आपको जिसे भी पेमेंट करनी होती है उसकी डिटेल डालते हो। स्टेप 2 एंटर ट्रांजैक्शन अमाउंट। जो भी अमाउंट आपको पे करना है उसे एंटर करते हो। स्टेप 3 अपना पिन डालते हो। स्टेप 4 वेरिफिकेशन। इस स्टेप में बैंक वेरीफाई करती है कि आपके अकाउंट में फंड है या नहीं है। अगर है तो उतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और उसके बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि X अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। और अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है तो वही ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी और आपके लेजर में ये ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगी। लेजर सिंपली एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है आपके द्वारा की गई सारी ट्रांजैक्शन का। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि बिटकॉइन काम कैसे करता है और ये सिक्योर कैसे है। मान लो एक रूम है और उस रूम में कुछ लोग सर्कल बना के बैठे हैं और उनके पास एक नोटबुक है जो वो पास कर रहे हैं और इस ग्रुप में एक आशु है और दूसरा विनोद, और आशु विनोद को 1 बिटकॉइन पे करना चाहती है और जैसे ही आशु विनोद को 1 बिटकॉइन पे करती है वो इस नोटबुक में लिख देती है और इसकी एक कॉपी सबको दे देती है जो कि अब पब्लिक है। पर इसमें आशु या अदर ग्रुप मेंबर गलत एंट्री भी तो कर सकते हैं। इससे बचने के लिए इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाता है माइनिंग के प्रोसेस के द्वारा। माइनिंग में जो माइनर्स होते हैं वो पावरफुल कंप्यूटर यूज करते हैं जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व करते हैं न्यू ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते समय। और जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन वैलिड हो जाती है उसे ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है और इन माइनर्स को इन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए कुछ बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड दे दिया जाता है। अब जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो नोड्स हैं। नोड्स हम नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर को बोलते हैं और नोटबुक यहाँ एक पब्लिक लेजर की तरह है जिसमें हर नोड के थ्रू की गई ट्रांजैक्शन है और इन ट्रांजैक्शन को माइनर द्वारा वैलिडेट किया जाता है और हर ट्रांजैक्शन को हर नोड के साथ एक डिफरेंट ब्लॉक में ऐड कर दिया जाता है जिसके बदले में इन्हें कुछ बिटकॉइन एज रिवॉर्ड मिलते हैं। पर क्या हो अगर कोई इन ट्रांजैक्शन को ऑल्टर कर दे? ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रख दी जाती है और ये ब्लॉक 3 चीज कंटेन करता है। पहला ट्रांजैक्शन डिटेल, दूसरा हैश ऑफ करंट ट्रांजैक्शन, तीसरा हैश ऑफ प्रीवियस ट्रांजैक्शन। अब अगर कोई एक ट्रांजैक्शन को ऑल्टर करना चाहता है तो उसे एक नोड के सारे ब्लॉक्स को हैक करना होगा, पर जैसे ही किसी भी नोड का एक ब्लॉक ऑल्टर होगा तो उसकी हैश वैल्यू कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और उसके बाद के जितने भी ब्लॉक हैं सबकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी।
जिससे वो नोड अदर नोड से अलग हो जाएगी और उसे हटा दिया जाएगा। और अगर कोई ब्लॉकचेन को हैक करना चाहता है तो उसे कम से कम 51% ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क को हैक करना होगा, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे जो हैश वैल्यू है वो किसी भी चीज को वेरीफाई करने के काम आती है और ये हैश वैल्यू क्रिप्टोग्राफिक की हेल्प से आती है। वैसे क्या आपको पता है बिटकॉइंस को हम हार्डवेयर वॉलेट में ऑफलाइन रख सकते हैं फॉर मोर सिक्योरिटी, और ये सर्विसेज टेजर, लेजर और कीप की जैसी कंपनी प्रोवाइड करती हैं और इन वॉलेट को कुछ इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप सेटअप भी कर सकते हैं। इसी से जुड़ी एक रियल स्टोरी, ये जो इंसान आप देख रहे हो इसका नाम जेम्स होवेल्स है। ये बंदा 7500 बिटकॉइन से भरी अपनी हार्ड ड्राइव को कूड़े में फेंक देता है। दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हुई, ये नंबर सच में 7500 ही है। और बाद में इन्होंने एक कैंपेन भी चलाया ताकि ये अपनी बिटकॉइन से भरी हार्ड ड्राइव को दोबारा पा सकें, पर ये नाकाम रहे और उन्हें अपनी गलती का एहसास 2017 में जाके हुआ। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज के फायदे तो आपको बहुत पता होंगे, पर उसके कुछ नेगेटिव्स भी तो होंगे। तो चलो उसके नेगेटिव्स के बारे में जानते हैं। अगर हम क्रिप्टो करेंसीज के सिस्टम को करंट फाइनेंस सिस्टम से कंपेयर करें तो इसमें हमें काफी सारी कमियां देखने को मिलेंगी, भले ही क्रिप्टो करेंसी कितना भी सिक्योर क्यों ना हो। पहला, जैसे कि जो हमारा करंट फाइनेंस सिस्टम है वो आरबीआई के थ्रू रेगुलेट किया जाता है और उसके भी ऊपर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है जो आरबीआई का ध्यान रखती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किसी गलत बंदे को कर दी तो वो ट्रांजेक्शन रिवर्स भी हो सकती है, और साथ ही गवर्नमेंट लोगों की ट्रांजेक्शन पे नजर भी रखती है ताकि ये भी पता चल सके कि कोई ट्रांजैक्शन इलीगल तो नहीं है। पर क्रिप्टो करेंसीज को कोई रेगुलेट नहीं करता, साथ ही इसकी ट्रांजैक्शन रिवर्सेबल भी नहीं है और ना ही गवर्नमेंट इसकी हेल्प से इलीगल ट्रांजैक्शन पे नजर रख पाएगी। दूसरा है वोलेटिलिटी। क्रिप्टो करेंसी काफी वोलेटाइल है, मतलब आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जिसकी वजह से इसे हम एज करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। थर्ड है एनर्जी कंजप्शन। क्रिप्टो करेंसीज जब मिंट की जाती हैं तो इसमें काफी एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि क्रिप्टो को मिंट करते वक्त हैवी कंप्यूटिंग पावर लगती है जो कि 24 आवर चलती है, जिस वजह से काफी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है जो नेचर के लिए भी काफी हार्मफुल है। पर क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स से हम बच सकें, या फिर कोई ऐसा वे जो हमारे करंट ट्रेडिशनल सिस्टम को भी अपग्रेड कर दे? वेल, एक सोल्यूशन है जिसे ई रूपी या फिर EINR कहते हैं। पर ये होता क्या है, चलो जानते हैं। EINR या ई रूपी, जिसे हम डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं, ये एक ऑल्टरनेट हो सकता है हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है सिक्योरिटी के लिए। जैसे आप फिजिकल करेंसी को यूज करते हैं वैसे ही आप इसे भी यूज कर सकते हैं। आपके पास एक बैंक ऐप होगा जिसमें आपके ई रूपी पड़े होंगे कुछ इस फॉर्म में। मान लो किसी को आप 75 रुपीज देना चाहते हो तो आप एक 50 का, एक 10 का और एक 5 का नोट उसे दे सकते हो, और ये सिस्टम भी आपको फिजिकल ट्रांजैक्शन जैसा ही महसूस होगा। पर क्या इसकी जरूरत सच में है, और ये यूपीआई से कैसे अलग है? फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में मनी प्रिंटिंग की कॉस्ट 5000 करोड़ रुपीस थी, जो कि काफी ज्यादा थी, और इस ई रूपी की वजह से ये कॉस्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम को बनाने का कॉस्ट तो एक ही बार आता है ना, और उसका मैनेजमेंट कॉस्ट भी इतना नहीं होगा, और साथ ही गवर्नमेंट इससे ब्लैक मनी को भी कंट्रोल कर पाएगी। वैसे ई रूपी को आप अपने पर्सनल वॉलेट की तरह मान सकते हो, जिसमें आपके पैसे पड़े होते हैं और किसी को भी आप दे सकते हो। और तो और ये ई रूपी आपके बैंक से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आप पे सिर्फ वॉलेट है, और यूपीआई की बात करें तो ये एक पेमेंट पोर्टल है जो आपके पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक भेजता है और एक्सेप्ट भी करता है। मतलब जितने पैसे आपके अकाउंट में हैं उतने ही आप यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब एक तरह से आप अपने साथ बैंक लेके ही चल रहे हो। और ई रूपी एक करेंसी है जिससे आप ले और दे सकते हो, और साथ ही इससे आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि क्यों 2021 में NFT 2000% से बढ़ गई थी, तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियो को देखने और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओए देव, अपने दोस्त से भी बोल दे